फतेहपुर की, जहां के ललौली में टोल कर्मियों को कार सवार से टोल मांगना महंगा पड़ गया। टोल मांगने पर कार सवार युवकों ने टोल कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये पूरी दबंगई सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस इन दबंगों की तलाश में जुटी है। तो फतेहपुर में भी टोल मांगना महंगा पड़ गया। यहां पर टोल कर्मी को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो कहीं माननीय टोल कर्मी को पीट रहे हैं तो कहीं दबंग पीट रहे हैं। फतेहपुर में टोल कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अब पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। इन दबंगों से टोल कर्मी ने टोल मांगा तो दबंग भड़क गए और इसके बाद टोल कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉर्न फिल्म मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का कुछ हिस्सा कानपुर में उनके 2 क्लाइंट्स के भी खाते में जाता था। कानपुर महानगर के बर्रा और कैंट में मौजूद बैंक में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के कहने पर इन दोनों ही खातों को सीज कर दिया गया है। इन खातों में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते सील किए हैं। इनमें 2 खाते कानपुर के बताए जा रहे हैं और ये दोनों ही खाते महिलाओं के। हालांकि ना तो बैंक और ना ही पुलिस अधिकारी ऐसी किसी भी बात की पुष्टि कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के मामले में कानपुर कनेक्शन सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा के संपर्क में रहने वाली 2 महिलाओं के बैंक खातों को भी सीज किया गया है जो कानपुर से संपर्क रखती हैं। लेकिन बैंक्स के अधिकारी जो हैं वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि इन 2 खातों को सीज किया गया है। ये कहा गया है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देश पर कैंट और बर्रा स्थित बैंकों की शाखाओं में ये खाते सीज किए गए हैं और शहर में एक खाता पंजाब नेशनल बैंक तो दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। दोनों ही खाते महिलाओं के बताए जा रहे हैं और ये कहा गया है कि राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का हिस्सा कानपुर में उनके 2 क्लाइंट के खातों में आता था, जो बर्रा और कैंट स्थित बैंकों में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत भी बताए जा रहे हैं कि मिले हैं। मुंबई की क्राइम ब्रांच के निर्देश पर इन दोनों खातों को बैंक की शाखाओं में सीज कराया गया है और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन इन दोनों खातों में किया गया है। लेकिन कानपुर के जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं असीम अरुण, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उनसे किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं साधा है और बैंक के अधिकारी भी इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। यूपी की योगी सरकार ने माफिया के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई संगम नगरी प्रयागराज में की है, लेकिन इसके बावजूद यहां माफिया के कारनामों के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के करीबी कहे जाने वाले एक ऐसे भूमाफिया का है जिसने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उस पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने के लिए नदी पर प्राइवेट पुल तक बना डाला। नदी पर अवैध तरीके से बनाया गया पुल मानकों के विपरीत और कमजोर है, लिहाजा इससे गुजरने वाले लोगों की जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती है। बैकफुट पर आए सरकारी अमले ने इस मामले में अब भूमाफिया गुलबहार उर्फ गुलबदन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अफसरों का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच के बाद न सिर्फ मिलीभगत या लापरवाही करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि नदी पर अवैध तरीके से बनाए गए पुल को भी तोड़ा जाएगा। नदी पर पुल बना करके एक तो नदी के प्रवाह को ये दूषित कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से बाधित कर रहे हैं। साथ ही जो ज़मीन सरकारी है, जो नदी का कछार है, उसको लेवल करके प्लॉटिंग की इनकी मंशा है। इसको लेकर के 3/5 जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम है उसमें इनके खिलाफ कल मुकदमा कायम हुआ है धुमनगंज में। और ये देखा जा रहा है कि इससे और कोई ग्रुप बड़ा जो ज़मीन का माफिया है वो तो नहीं संबद्ध है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो पुल बना है जिससे नदी का प्रवाह बाधित हो रहा है उसे तोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई संगम नगरी प्रयागराज में हुई है, लेकिन इसके बावजूद माफियाओं की कारगुजारियों के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला फिर एक बार संगम नगरी प्रयागराज के देवघाट इलाके से आया है। ये वो इलाका है जो सूबे के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का चुनाव क्षेत्र है। यहाँ आप देख सकते हैं कि माफियाओं ने किस कदर जो है वो जमीनों पर कब्जा कर रखा है। दरअसल
चर्चा ये है कि माफिया अतीक अहमद के कुछ गुर्गों ने यहाँ पर न सिर्फ अवैध तरीके से प्लाटिंग की हुई है, बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा कर लिया है, नदी के जो पार्ट हैं उनको जो है समतल कर दिया है, वहां पर प्लाटिंग की जा रही है। कितनी ऐसी सरकारी जमीनें हैं जिन पर कब्जा करके उस पर अवैध तरीके से प्लाटिंग की गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये बहुत चौंकाने वाला मामला है, सनसनीखेज मामला है। और इस मामले में जांच इस बात पर भी होनी चाहिए कि अकेले गुलबदन या अतीक अहमद ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों के कौन कौन से कर्मचारी इस मिलीभगत में शामिल थे, क्योंकि मिलीभगत के बिना ये काम संभव नहीं है। किसी नदी पर अवैध तरीके से पुल बनाए जाने का अनूठा मामला है और ये सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभागों की मिलीभगत के बिना कतई मुमकिन नहीं है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो चलिए अब बुंदेलखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमीरपुर में बच्चों के खाने को लेकर हुए विवाद में जमकर हंगामा हुआ। पहले चचेरे भाई ने फायरिंग करके दहशत फैलाई, इसके बाद दो भाइयों ने फायरिंग करने वाले चचेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन में 2015 बैच के आईपीएस और लखनऊ में डीसीपी रहे रवि कुमार को कप्तान बनाया गया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई, साथ ही थाना स्तर पर ही फरियादियों की सुनवाई किए जाने की बात कही। महोबा के रतौली गांव में बुजुर्ग की सांप काटने से मौत हो गई। इस बुजुर्ग को सोते वक्त जहरीले सांप ने काटा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बांदा में भी फिर से समाधान दिवस की शुरुआत हो गई, जिसके तहत लोगों ने थाने में पहुंचकर अपनी समस्याओं को सुनाया। बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। एक बड़ी अपडेट है, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत 7 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 30 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो सकता है। तो उत्तराखंड के लोगों के लिए चुनौती समाप्त नहीं है। देहरादून समेत 7 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग का। 30 जुलाई तक उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है और इसकी वजह से रास्ते बाधित हो सकते हैं, आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है और लगातार हुआ है पिछले दिनों जब से बारिश उत्तराखंड में शुरू हुई। आपदा भी आई, बादल फटे, इससे भी जनहानि भी हुई है, संपत्ति की हानि भी हुई है और 30 जुलाई तक फिर से मौसम विभाग का अलर्ट। नोएडा पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान उन लाखों परिवारों के चेहरे पर खिलखिलाहट लौटाने का काम कर रहा है जिनके कलेजे के टुकड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरी वजहों से अपने परिवारों से अलग हो गए। अब इन बच्चों को उनके परिवार से मिला रही है नोएडा पुलिस, जिसके ऑपरेशन मुस्कान पर सभी कुर्बान हैं। पुलिस ने चलाया खास अभियान, कई परिवारों के चेहरे पर खिली मुस्कान। नोएडा पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान। कोई भी परिवार बच्चों के बिना अधूरा होता है, लेकिन उन माँ बाप के माथे पर तब चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं जब उनका कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर हो जाता है। ऐसे ही परिवारों के चेहरे पर नोएडा पुलिस ने मुस्कान की लकीर खींच दी। दरअसल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर किसी भी वजह से परिवार से दूर हुए बच्चों को परिवार से मिलाने का जिम्मा नोएडा पुलिस ने उठाया और इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन तीन के समन्वय से ये एक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें लगभग 72 बच्चों को 1 माह के दौरान वापस उनके सुरक्षित स्थानों पर, उनके जो लीगल और नैसर्गिक गार्जियंस हैं उनके पास, अभिभावकों के पास पहुंचाया गया। नोएडा पुलिस ने शुरू किया अभियान, लापता बच्चों की तलाश के लिए चलाया ऑपरेशन मुस्कान। 1 महीने में नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कई परिवारों के चेहरे पर खिली मुस्कान। अपने बच्चों को वापस पाकर माँ बाप के चेहरे खिल गए हैं। दरअसल लापता बच्चों को खोजने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई थी।
नोएडा पुलिस ने बनाई बाल और महिला सुरक्षा टीम। AHUT की ब्रांच ने 1 महीने में दिया रिजल्ट। 47 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर परिवारों को सौंपा। 21 लापता बच्चों को पुलिस कर चुकी है ट्रेस। देखिए, इसमें अलग अलग कई कारण थे बच्चों के घर से जाने के। प्रमुखता जो उसमें बताया गया कि कुछ घर में अभिभावकों की डांट से क्षुब्ध थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्वयं ही विचरण करने, घूमने आसपास के क्षेत्रों में गए, लेकिन बाद में रास्ता भटक गए और घर तक नहीं पहुंच पाए। लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम जिस तरह से नोएडा पुलिस ने किया है वो वाकई शानदार है और ऐसे में ऑपरेशन मुस्कान से जुड़े परिवार वालों को सम्मानित किया है। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि सिर्फ बच्चों को खोजना तक ही सीमित न हो, कोई ऐसा तंत्र बनाया जाए जिससे सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों की कमर तोड़कर रख दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो नोएडा पुलिस का ये ऑपरेशन मुस्कान वाकई में काबिले तारीफ है। आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। मुजफ्फरनगर के जोगिया खेड़ा गांव में 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगा है। इन चारों पर तमंचे की नोक पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। पीड़िता की माने तो घर के अंदर घुसकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। बिजनौर में गंगा बैराज घाट पर नहाने गए 3 लोगों में से एक युवक तेज धारा में बह गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, लेकिन अभी युवक का पता नहीं चल पाया है। डूबे युवक को तलाशने की कवायद जारी है। टोक्यो ओलंपिक में मेरठ के निशानेबाज सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पदक से चूक गए। सौरभ चौधरी क्वालिफाइंग राउंड में 600 पॉइंट में से 586 अंक हासिल कर 7वें स्थान पर रहे। बागपत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, इसमें कड़े फैसले लिए जाएंगे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन वाहनों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस बड़ी तैयारी में जुटी है। डीआईजी दीपक कुमार की माने तो अब शराब माफियाओं के 100 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। आपको बताएं कि जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, तो 80 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जोशीमठ के सेलंग गांव के पास भारी भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है। रात 2 बजे भूस्खलन में हजारों टन मलबा गिरा है। एनटीपीसी की तपोवन परियोजना साइट के ऊपर से भूस्खलन दिखाई दे रहा है। श्रमिकों की हड़ताल होने की वजह से जनहानि टल गई है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर कई मकानों और होटल को भी खतरा पैदा हो गया है। इससे पहले 7 फरवरी को ऋषिगंगा में आए जल प्रलय से एनटीपीसी की डैम साइट को भारी नुकसान पहुंचा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात के 2 बजे ये भयानक लैंडस्लाइड, लेकिन श्रमिक हड़ताल पर थे, मजदूर हड़ताल पर थे और इसीलिए जनहानि टल गई। जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात। एनटीपीसी साइट के पास भयंकर भूस्खलन, कोई कर्मचारी मौके पर नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। जोशीमठ से खबर, 7 फरवरी को इसी इलाके में आपदा आई थी। चलिए उत्तराखंड की और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल यूकेडी भी 2022 चुनाव को लेकर सक्रिय हो गया है। देहरादून में यूकेडी का महाधिवेशन चल रहा है। यहां पर केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी को लेकर मंथन हो रहा है। यूकेडी नेताओं ने भू कानून लागू करना जरूरी बताया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने जिले की सड़कों की स्थिति को सुधारने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री ने चौबट्टा खाल के एकेश्वर ब्लॉक में भवनों का शिलान्यास भी किया, तो वहीं उन्होंने चेक डैम पोखरी का भी लोकार्पण किया। और रुद्रपुर में सीएम पुष्कर धामी ने शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पर स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला के लोगों के घरों पर जो आपत्तियां थी, सरकार उनका समाधान निकालेगी। हल्द्वानी में मौसम खराब होने के चलते मुख्य सचिव के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। गोलापार हेलोड्रम में उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल मुख्य सचिव नैनीताल दौरे पर जा रहे थे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में राइफल चोरी के मामले में हिरासत के दौरान युवक की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। थाने में पिटाई की वजह से मौत का आरोप लगाया, साथ ही मुआवजे की भी मांग की।
कोटद्वार में आशा वर्कर ने तहसील परिसर में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। आशा वर्कर ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनसे सरकार काम तो काफी करा रही है मगर उसके मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा है। सुपरफास्ट अंदाज में आपने उत्तराखंड की खबरें देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक तो वैसे ही रोजगार की कमी है और इन सब के बीच जो प्राइवेट कॉलेज हैं अपने सुनहरे भविष्य सपना देख रहे छात्रों की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। निजी कॉलेजेस की मनमानी देखिए, उन्होंने 700 छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा, फीस के लालच में शिक्षा के मंदिरों में धांधली, 700 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। महज फीस के लालच में 700 से ज्यादा छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। पहले फर्जी तरीके से परीक्षा फॉर्म भरवाए गए, फिर एग्जाम भी करा दिया गया। उत्तराखंड में निजी कॉलेजों की मनमानी इस हद तक हावी है कि 700 छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। हरिद्वार और देहरादून के 14 ऐसे निजी कॉलेज हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से 700 छात्रों को एडमिशन दे दिए और फर्जी तरीके से ही इन सभी 700 छात्रों की परीक्षाएं भी करा दी। लेकिन जब ये मामला श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पास गया तो इन्होंने सभी छात्रों की परीक्षाएँ रद्द कर दी और इनके परीक्षा परिणाम भी रोक दिए। अब ये छात्र परेशान हैं कि इनका भविष्य आगे कैसा होगा। ये मामला श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़े 14 निजी कॉलेजेस का है। मोटी कमाई के लालच के चक्कर में 700 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। महज फीस के लालच में तय सीटों से ज्यादा एडमिशन लिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब यूनिवर्सिटी ने छात्रों का रिजल्ट रोक दिया। जब विश्वविद्यालय ने उन कॉपियों का मूल्यांकन कराया तो पता चला कि ये स्वीकृत सीटों से ज़्यादा विद्यार्थी कैसे आ गए, कैसे परीक्षाएं दी थी। तो फिर विश्वविद्यालय ने इसको संज्ञान में लेकर उन छात्रों की परीक्षा परिणाम को रोक दिया और जो वो 14 निजी महाविद्यालय थे जिन्होंने अपनी मर्जी से स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ज़्यादा सीटों पे प्रवेश दिए और विश्वविद्यालय को नहीं बताया, उनको हमने शो कॉज नोटिस जारी किए। आखिरकार छात्रों की क्या गलती थी? उन्होंने कॉलेज को पढ़ाई के लिए पूरी फीस दी, पूरे साल मेहनत कर परीक्षा दी। अब जब रिजल्ट की बारी आई उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला गंभीर है, इसलिए सरकार इसकी जांच करा रही है। जिन भी कॉलेजों ने ऐसा किया है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज हैं, मैंने कहा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और चूंकि बच्चों का कोई दोष है नहीं उसमें, बच्चों ने पेपर भी दे दिए हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ भी कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए मैंने आज आदेश किए हैं और जल्दी जो है इसमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गलती। इस फर्जीवाड़े में 12 कॉलेज रुड़की और हरिद्वार के हैं, जबकि 2 कॉलेज देहरादून के हैं। इन सभी 14 कॉलेजेस को नोटिस भी जारी किया गया है। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा जिनके साथ इन निजी कॉलेजेस ने इतना बड़ा धोखा किया है। सभी 14 विद्यालयों को ये कहा गया है कि यदि किसी भी तरह की उसमें चूक पाई जाती है तो इनकी संबद्धता विश्वविद्यालय से खत्म कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है, क्योंकि 700 छात्रों का भविष्य अब दांव पर लग गया है।